Hello everyone, my name is Sanket Jain. I welcome you all to Psyche Simplified. We already have started the chapter of thinking. In our previous class, we have done some of the basic related to this chapter. हमने देखा था कि thinking क्या होता है, हमने देखा reasoning क्या होता है, ठीक है। तो ये basic process हमने start की थी about this particular chapter. Today we are going to explore some more cognitive process, जिसका basis thinking होगा, लेकिन इसी के साथ में उनका क्या रिलेवेंस होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज डिसीजन मेकिंग, जजमेंट मेकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग, और लास्ट में हमारे पास रहेगा लैंग्वेज। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें जजमेंट जजमेंट की अगर हम बात करें, जजमेंट वी ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम ओपिनियंस, इवैल्यूएट इवेंट्स, ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन नॉलेज एंड अवेलेबल एविडेंसेस। देखिए, दो चीजें होती है हमारे पास में, एक होता है हमारे पास जजमेंट और एक होता है हमारे पास डिसीजन मेकिंग। जजमेंट में क्या होता है, जजमेंट में आप इवेल्युएट करते हैं, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उन ऑप्शंस के बेसिस पर इवेल्युएट करेंगे कि मेरे लिए क्या सही होगा, मेरे लिए क्या गलत होगा। ऑन द अदर हैंड, जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है, इसमें आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, उन ऑप्शंस के बेसिस पर आपको चूज करना है कि इन चारों में से मेरे लिए क्या बेनिफिट होता है, मेरे लिए क्या बेटर रहेगा। तो आप देखोगे समवॉट एक दूसरे से रिलेटेड प्रोसेस होती है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, द मैन इज वेरी टॉकेटिव, like to mix with people, can convince others with ease, he would be most suitable for a salesperson job. Our judgment of this person is based on the specific features of an expert salesperson. ठीक है, तो हमने जजमेंट किया, हमने इवेल्युएट किया कि भाई ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, इसकी फीचर्स ऐसे होते हैं, इसके फीचर्स ऐसे होते हैं। उसके बेसिस पे हमने बताया कि भाई ये जजमेंट है हमारा कि आप सेल्स पर्सन की जॉब के लिए बेटर सूट करोगे। दिस इज जजमेंट। और ऑन द अदर हैंड डिसीजन मेकिंग क्या हो गया, आपके पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस में आपको पता है कि क्या आंसर होगा, मतलब आंसर्स के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपको बताना है कि भाई इनमें से मैं ये चूज करूंगा, ये मेरे लिए बेस्ट सुटेबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे दो प्रोसेस होंगे। आवर जजमेंट आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ आवर बिलीफ एंड एटीट्यूड, वी आल्सो मेक चेंजेस इन आवर जजमेंट बेस्ड ऑन द न्यूली एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अब देखिए इसमें क्या है, अब जजमेंट, जैसे कि हमने बात की, जजमेंट क्या हो गया, जजमेंट एक तरीके की मेंटल प्रोसेस होती है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि जजमेंट एक मेंटल प्रोसेस है, तो जजमेंट जो होंगे आपके, दैट विल बी impacted by your attitude, by your past knowledge, आपको जो भी बिलीफ है, आपको जो भी एटीट्यूड है, या पहले से जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास सही है, उन सब के बेसिस पर आपके जजमेंट इंपैक्ट करेंगे, है ना। मान लीजिए आपने कुछ नया सीखा तो आपका जजमेंट इंपैक्ट करेगा। मान लीजिए हमने सेल्स पर्सन का एग्जांपल लिया कि सेल्स पर्सन के लिए आप सुटेबल हो क्योंकि आपके पास ये सारे फीचर्स होते हैं। अब मान लो इस इंसान के बारे में आपको कुछ नया जानने को मिला, कोई नई इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है ना। तो आप ये क्या कहोगे कि नहीं, अब हमें एक नई इंफॉर्मेशन मिली है, तो हम कहते हैं कि हम अपना इवैल्यूएशन चेंज करते हैं और हम कहते हैं कि भाई यू आर नॉट सुटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। ऐसे ही होता है ना, इंटरव्यू में इंटरव्यू लिया जाता है, तो और जजेस क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है, फाइनली कभी कभी रिजेक्ट भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्राइटेरिया हमें लगता है कि इट इज नॉट फिट फॉर अवर जॉब, तो हमने आपको हटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जजमेंट जो होंगे इंसान के बिलीफ, इंसान के एटीट्यूड, इन पर भी निर्भर करेंगे। आप देखिए बहुत सारे इंटरव्यू बोर्ड के अंदर या बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वहां पर डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है जब सिलेक्ट किया जाता है कैंडिडेट को। क्यों? क्योंकि उन इंसानों के कुछ बिलीफ है जो ले रहे हैं, जो रिक्रूट कर रहे हैं कंपनीज वाले, उनके एटीट्यूड अलग है, उनके बिलीफ अलग है, उनके बेसिस पर वो उन लोगों को लेते हैं, है ना, और कुछ लोगों को नहीं लेते हैं। दिस इज हाउ जजमेंट इज इम्पैक्टेड बाय योर बिलीफ आल्सो, बाय योर एटीट्यूड आल्सो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जजमेंट और डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, दे आर इंटर रिलेटेड प्रोसेस। ठीक है, अब हमने जजमेंट देखा, दूसरा देखिए डिसीजन मेकिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, इन डिसीजन मेकिंग द प्रॉब्लम बिफोर अस इज टू चूज अमंग अल्टरनेटिव्स बाय इवैल्यूएटिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो डिसीजन मेकिंग में क्या हो गया, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, अब आपको उनमें चूज करना है, आपको इवैल्यूएट करना है और फिर फाइनली आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं एमसीक्यू होते हैं हमारे पास ABTD, तो आपने हर एक ऑप्शन को इवैल्यूएट किया, अच्छे से चेक किया, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। ये वाला डी आपने इवैल्यूएट किया कि हाँ इट इज परफेक्ट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने एक डिसीजन बनाया कि मेरा आंसर ये क्या होगा, मेरा आंसर ये सही होगा। दिस इज डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको चूज करना है बिटवीन साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स कि आपको क्या सब्जेक्ट लेना है क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए, आपको चूज करना है। तो आपका जो डिसीजन होगा वो इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि आपने सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट किया है या नहीं किया है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, अवेलेबल बुक है या नहीं, एफिशिएंसी है या नहीं। तो इन सबको इवैल्यूएट करने के बाद आप फाइनली एक डिसीजन मेकिंग बनाओगे। ठीक है,
ओके, तो ये होती है डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली ये एक अपर लेवल की प्रोसेस होती है जहां पर हम सॉल्यूशन, जहां पर हम फाइनली बताते हैं चूज करने के बाद कि हमारे लिए क्या बेटर होगा और हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आई थिंक ये प्रोसेस जो होंगी आपको क्लियर हुई होंगी, एक होगी जजमेंट, एक होगी डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और ऊपर हम एक रीजनिंग कर चुके हैं हमारी लास्ट क्लास के अंदर। तो ये हमारी प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट जो होती है हायर मेंटल प्रोसेस देखेंगे, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, अब क्रिएटिव थिंकिंग की बात करेंगे। देखिए क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, एक तरीके की सोच है लेकिन वो सोच थोड़ी अलग तरीके से होगी। ओके, अब आपने देखा होगा, देखो जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज निकल के आते हैं दुनिया के अंदर, वो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन कभी लोगों ने ना उनको इस तरीके से सोचा नहीं। जैसे एक आपको मैं अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, उबर उबर ओला। ठीक है, तो उबर ओला एक क्या है, एक तरीके का क्रिएटिव आइडिया था, लोगों ने सोचा नहीं, लेकिन एक जो प्रॉब्लम थी वो एग्जिस्ट तो करती थी। ठीक है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई का मिसमैच तो था, मार्केट में जो कैब था या जो टैक्सीज थी वो सही तरीके से फॉर्मलाइज नहीं थी, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन कोई इस तरीके से सोच नहीं पाया जिस तरीके से उबर उन्होंने सोचा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का क्रिएटिव आइडिया निकल के आया और लोगों को काफी कन्वीनियंस भी हुई और फिर लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये होती है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग। साइकोलॉजिकल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल और देखिए इसके अंदर, एडी कार्वे के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो ये बहुत फेमस बॉटनिस्ट है हमारे देश के। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखिए, ये देखिए, ही कन्वर्टेड ड्राई यूजलेस शुगर केन चूला लीव्स इनटू क्लीन फ्यूल, कन्वर्ट कर, उनको उसमें कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि भाई इन्होंने क्या किया, एक तरीके का क्रिएटिव आइडिया लगाया और उसको क्लीन फ्यूल के अंदर, क्लीन एनर्जी के अंदर इस्तेमाल कर दिया, है ना। ऐसी और भी एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये क्या हो गया, ये क्रिएटिव आइडिया हो गया। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग होती है, क्रिएटिव आइडिया होता है इस तरीके का जब आप एक्सेप्शनल तरीके से सोचते हो। अब हमेशा याद रखना, कोई भी क्रिएटिव आइडिया होगा तो उसके अंदर आपको एक तो नोवेल्टी, एक नयापन मिलेगा, एक यूनिकनेस होगा और उसके अंदर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी उसकी। ठीक है, नया होगा वो आइडिया, यूनिक होगा और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी, मतलब प्रैक्टिकल रिलेवेंस होगी उसकी। ठीक है, इसी तरीके से क्रिएटिविटी जो होती है, क्रिएटिविटी जो हमने बात की कि मतलब समथिंग थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, एक तरीके से आउटसाइड द बॉक्स होकर सोचना, इस तरीके से सोचना कि पहले आपने क्या सब कुछ चेंज कर दिया, एक ऐसी सोच निकालना, एक ऐसी तरीके की थिंकिंग जो क्या होगी, नोबल होगी, यूनिक होगी और उसकी प्रैक्टिकल रिलेवेंस होगी। इसके अलावा देखिए क्रिएटिविटी को हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि क्रिएटिविटी हमेशा ना साइंटिस्ट होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे सिर्फ वही क्रिएटिव होंगे। हम आम तौर पर डेली की जिंदगी में भी क्रिएटिव हो सकते हैं। तो क्रिएटिविटी भी दो तरीके की होती है, एक तो नॉर्मल डे टू डे क्रिएटिविटी, उसको हम कहते हैं एवरीडे क्रिएटिविटी, इसी को ही लिटिल सी क्रिएटिविटी कहा जाता है। और एक होती है एक्सेप्शनल क्रिएटिविटी, एक्सेप्शनल, ये हो गई एवरीडे, ये हो गई एक्सेप्शनल क्रिएटिविटी, इसको हम कहते हैं कैपिटल सी। एक्सेप्शनल क्रिएटिविटी वो होती है जिसको फॉलो करते हैं डॉक्टर, साइंटिस्ट, नया कुछ बताएंगे, नई तरीके की क्रिएटिविटी। और जो एवरीडे क्रिएटिविटी होती है वो होती है कि हम भी तो रोजमर्रा की जिंदगी में क्रिएटिव आइडियाज निकाल के लेके आते हैं अपनी जिंदगी में नई नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो डेली बेसिस पर भी क्रिएटिव आइडियाज हम निकाल के लेके आते हैं, है ना, कि देखो हमने क्या एकदम से ये क्लिक कर दिया, एकदम से हमने ये कर दिया, एकदम से हमने इसको ऐसे बता दिया। तो ये होती है एवरीडे क्रिएटिविटी, इसी को ही हम मंडेन क्रिएटिविटी भी बोलते हैं, जो हम डेली बेसिस पर आपस में इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर एक सवाल भी आया, इसको भी आप देख सकते हैं यूपीएससी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी दो तरीके की क्रिएटिविटी होगी। अब बात करेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग में होता क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। एक तरीके से आप एक नोबल और एक ओरिजिनल आइडिया निकाल के लेके आएंगे किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग में क्या होगा, ओरिजिनल और यूनिकनेस ऑफ आइडियाज, ओरिजिनल यानी कि नोबल्टी, वही नोबल आइडिया। ओके, ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक बहुत फेमस रिसर्चर है ब्रूनर। ठीक है, वो भी बताते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट और आइडिया इज अनयूजुअल, द रिस्पॉन्स ऑफ मोस्ट हु एक्सपीरियंस इट इज वन ऑफ इंस्टेंट सरप्राइज ऑफ बीइंग स्टार्टेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आइडिया आपका ओरिजिनल और यूनिक होना चाहिए। इसके अलावा पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में वो इस्तेमाल हो, यानी कि प्रैक्टिकल रिलेवेंस हो उसकी, तभी वो क्या होगा, एक क्रिएटिव आइडिया कहलाएगा। अब क्रिएटिविटी के कंसेप्ट को बताने के लिए देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर निकल के आते हैं, उनका नाम होता है जेपी गिलफर्ड। जेपी गिलफर्ड इज अ पायनियर इन क्रिएटिविटी। गिलफर्ड की एक थ्योरी भी होती है इंटेलिजेंस के अंदर, इसको पढ़ा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं, क्रिएटिविटी के बारे में बताते हैं। क्रिएटिविटी को लेकर इनका नाम बहुत फेमस है। गिलफर्ड बोलते हैं कि दो तरीके की क्रिएटिविटी होती है, दो तरीके की आपको क्रिएटिव थिंकिंग देखने को मिलेगी, एक होगी कन्वर्जेंट, एक होगी डाइवर्जेंट। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि इस तरीके से सोचना कि आपने एक करेक्ट सॉल्यूशन बता दिया, तो वो होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, है ना। तो ये थिंकिंग टाइप इन्होंने बताया, सॉरी।
डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी जब आप मल्टीपल डायरेक्शन में सोचोगे किसी चीज के बारे में, दिस इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे राम इज टॉलर देन श्याम, श्याम इज टॉलर देन घनश्याम, देन हु इज द टॉलेस्ट? राम इज द टॉलेस्ट। दिस इज व्हाट? दिस इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। यू आर कन्वर्जिंग इनटू वन आइडिया। आप एक आइडिया पे आ गए, 3 6 9, अगला क्या होगा? 12। एक ही आंसर हो सकता है इसका। दिस इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, हम रेगुलरली करते हैं। जब क्रिएटिविटी होती है ना, उसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग इंक्लूड होती है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होगी? जब आप मल्टीपल तरीके से सोचोगे, अलग अलग डायरेक्शन में सोचोगे। व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ क्लॉथ? ठीक है, what improvement will you suggest in a chair so that it becomes more comfortable and aesthetically pleasing? ठीक है, मैंने आपको बोला कि what are the uses of fundamental right, what are the dispute between fundamental right and DPSP? This is divergent thinking where you are generating ideas। आप मल्टीपल, ठीक है, तो जैसे एक क्या हो गई, एक सोच तो आपको यहाँ पर लेके आ जाएगी, ऐसे आपकी कन्वर्ज हो गई, ये हो गई कन्वर्जिंग। और दूसरा, आप इसी के बारे में मल्टीपल तरीके से सोचते हैं, ये हो गई आपकी डाइवर्जिंग। अब क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग प्लस उसके साथ में क्या होना चाहिए, मतलब ये क्या हो गया, क्रिएटिविटी की अगर आपको अच्छी डेफिनेशन लिखनी है तो क्रिएटिविटी इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंट थिंकिंग प्लस 4 मोर कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट फ्लुएंसी। ठीक है, फ्लुएंसी यानी कि कितने आइडियाज आप बता पा रहे हो। फ्लुएंसी इज प्रोड्यूसिंग आइडियाज, फटाफट आइडियाज को बताना। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि कितनी डायरेक्शन में आप उन आइडियाज को बता पा रहे हो, हाउ मेनी डायमेंशंस यू कैन कवर। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड होता है इसके अंदर ओरिजिनल, क्या नया आइडिया बता सकते हो। और इलेबोरेशन यानी कि उस आइडिया को कितनी अच्छी तरीके से आप इलेबोरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से 4 होते हैं, फ्लुएंसी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, ओरिजिनल हो गया और इलेबोरेशन हो गया। फ्लुएंसी यानी कि हाउ मेनी आइडियाज, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हाउ मेनी डायमेंशंस, ओरिजिनल यानी कि नोवेल्टी, नया कितना है, इलेबोरेशन यानी कि हाउ डिटेल्ड द आइडिया इज। तो अगर आप कोई भी क्रिएटिव थिंकिंग करते हो तो एक तो आपको मल्टीपल डायरेक्शन में सोचना है और वो आइडिया के अंदर फ्लुएंसी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ब्रिक, ये बोला मैंने आपको ब्रिक, तो ब्रिक से आप क्या क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ आइडियाज। तो ये क्या हो गया, फ्लुएंसी। फटाफट बताओ क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ब्रिक को हम कंस्ट्रक्शन के इस्तेमाल के लिए यूज कर सकते हैं, ब्रिक को हम एज अ पेपर वेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रिक को हम जिम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ब्रिक को हम विंडो में भी लगा सकते हैं। तो दीज आर द फ्लुएंसी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि किन किन डायमेंशंस में कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रिक को हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रिक को हम जिम के पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, विंडो हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अलग अलग डायमेंशंस कहां का यूज कर रहे हैं। ओरिजिनल यानी कि क्या नया कुछ आपने ब्रिक का इस्तेमाल किया, तो ब्रिक से अपन ने ब्रिक को, वी आर यूजिंग ब्रिक एज अ डंबल टू डू एक्सरसाइज, ओरिजिनल आइडिया। और कितनी अच्छी तरीके से आप इसको बता सकते हो लोगों को, वीडियो बना के, योर एबिलिटी टू प्रेजेंट इट, टू गो इनटू द डिटेल और लोगों को बताना कि भाई कैसे आप इसको करते हैं। दिस इज एलेबोरेशन। तो ये होता है क्रिएटिविटी के अंदर, डाइवर्जेंट थिंकिंग प्लस आपके ये 4 मेजर कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट हम जो आते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग की प्रोसेस क्या होती है। मतलब देखो, एकदम से क्रिएटिव थिंकिंग पहले आप समझिए, ये हायर ऑर्डर ऑर्गेनिज्म का काम होता है। ठीक है, तो हायर एबिलिटी है ये, तो एकदम से तो आएगी नहीं, कुछ प्रोसेस होती है। टोटल 4 स्टेप में आपको देखने को मिलेगी क्रिएटिविटी। सबसे पहले आप क्या करते हो, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग बिगिंस विद द प्रिपरेशन स्टेज, तैयारी होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, दैट रिक्वायर्स वन टू अंडरस्टैंड द टास्क और प्रॉब्लम इन हैंड। सबसे पहले आप समस्या को समझोगे। अगर किसी भी चीज में आपको एक क्रिएटिव आइडिया लेके आना है तो आपको प्रॉब्लम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम को सही तरीके से एनालाइज करोगे, समझोगे क्या उसका बैकग्राउंड है। देन क्या होगा, प्रॉब्लम को समझने के बाद ना, एक बार में आप सेकंड स्टेज होती है आपकी इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन में क्या होगा कि आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे उसके बारे में। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर रख देते हैं साइड में कि भाई चलो बाद में देखेंगे, अभी निकल के नहीं आ रहा है सॉल्यूशन, लेकिन आपके माइंड के अंदर वो सब चीजें घूमती रहती है। दिस इज द फेस ऑफ इंक्यूबेशन। आप रिलैक्स हैं लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, वो काम कर रही है। ओके, क्रिएटिविटी जो है अंदर ही अंदर काम कर रही है, इट इज वर्किंग ड्यूरिंग इंक्यूबेशन आल्सो। कॉन्शियसली आप उसके बारे में सोच रहे हैं और फिर एकदम से क्या होगा, आपकी बत्ती चलेगी, दैट इज इल्यूमिनेशन। आहा मूवमेंट निकल के आएगा कि हाँ, कि मुझे मिल गया। एंड देन यू विल चेक, वेरीफाई करोगे उसको कि भाई ये काम मैंने सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो जैसे मान लो न्यूटन लॉ हो गया, तो एकदम पहले उन्होंने पढ़ा, फिर इंक्यूबेट कि नहीं हो रहा है देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर काम करता है, फिर आहा मूवमेंट, देन वेरिफिकेशन। तो सारे के सारे थॉट प्रोसेस एक तरीके से आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। अब आप देखिए, इसी को ही आप ना गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हो। गेस्टाल्ट क्या बोलते हैं, गेस्टाल्ट ये तो बात बोलते हैं, ठीक है, कि आप होलिस्टिक होता है, एक होलिस्टिक थिंकिंग होती है।
मतलब सारे के सारे पैटर्न बनेंगे आपके मेंटल प्रोसेस के अंदर, आपके माइंड के अंदर, तब जाकर आप उस चीज को समझोगे। तो यही तो हो रहा है इंक्यूबेशन में। क्या हो रहा है, एकदम से कनेक्टिविटी बन गई और आपने बता दिया। ओके, सो इस तरीके से आपको 3-4 फेसेस के अंदर क्या होगा, क्रिएटिव थिंकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम क्रिएटिव थिंकिंग को कैसे लोगों के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ तरीके होते हैं ना, कैसे हम लोगों के अंदर बताएं। रिसर्च on characteristics of creative people have revealed that there are certain attitude, disposition and skills which facilitate creative thinking. जैसे सबसे पहले लोगों को अवेयर करना सिखाना पड़ेगा। दे शुड बी अवेयर एंड सेंसिटिव टू नोटिस एंड रिस्पॉन्ड टू फीलिंग, है ना। कुछ अगर दिमाग में आ रहा है, कोई साउंड आ रही है, कोई टेक्सचर, अपने सेंसेस से हमें स्ट्रॉन्ग लेना है, अपने सेंसेस को हमेशा एक्टिव रखना है। ठीक है, कोई भी अगर कॉन्ट्रडिक्शन है या कुछ भी आपको समझ में आता है तो उसको नोट डाउन करो, उसको समझो। फिर सेकंड, जनरेट एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल, लिखिए उसको। ठीक है, ओके। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक टेक्निक होती है। ट्राई टू राइट डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स विदाउट एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। कोई भी क्रिटिसिज्म इसके अंदर नहीं होना चाहिए। थिंकिंग ऑफ अल्टरनेट अरेंजमेंट, क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ये जैसे फर्नीचर इन अ रूम, तो हम उससे क्या क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज बताओ। ठीक है, तो ये होती है आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ही एक ऑसबॉर्न की बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक भी होती है, उसको हम कहते हैं ऑसबॉर्न ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। इसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। मतलब आप सोचोगे, आप अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हो। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने एक मूवी देखी होगी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो जब उरी में वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो सोचते हैं अलग अलग डायरेक्शन में कि अगर हमने सर्जिकल स्ट्राइक को किया तो यूएस क्या बोलेगा, ठीक है, चाइना क्या करेगा, पाकिस्तान क्या करेगा, हम क्या करेंगे, हम कैसे तैयार होंगे। सो हियर व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए यूपीएससी में भी हम तैयारी करते हैं, तो कोई क्वेश्चन है आपके सामने, तो आप उसके बारे में सोचो। अगर कभी कभी लिखने का मन नहीं करता है, जस्ट थिंक अबाउट दिस। कोई भी पॉलिसी आती है, थिंक अबाउट दिस कि क्या क्या डायमेंशन इसकी हो सकती हैं, क्या क्या प्लस होंगे, क्या क्या माइनस होंगे, क्या क्या प्रोसेस होगी इसके अंदर, वे फॉरवर्ड क्या होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। ठीक है, तो ये ऑसबॉर्न ने हमें बताया था, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी और देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके अलावा देखिए, इसी में ही अगर आपको कहीं देखने को मिलेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए एक 6 हेड टेक्निक भी होती है। इनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो आप 6 हेड टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 6 हेड टेक्निक क्या बोलती है, मान लो 6 लोग हैं तो, या आप अकेले हो, तो आप 6 तरीके के हेड अपने सर्कल पर बनाओ और अलग अलग डायरेक्शन में सोचो। तो 6 हेड टेक्निक जो है ये कहेगी कि देखिए, एक होता है आपका व्हाइट हेड। जब व्हाइट हेड होगा तो आप फैक्ट के बारे में सोचोगे, मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। तो हो गया व्हाइट फैक्ट। जब आपके पास, आप एक बार फिर रेड हेड पहनो, तो रेड हेड जब आपके पास में होगा तो आप इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो भी इसके नेगेटिव है ना, उनके बारे में आप सुनने की कोशिश करोगे। एक मान लीजिए आपके पास ब्लैक हेड आपने बना दिया, तो इस काम को करने की वजह से क्या क्या रिस्क आ सकती है, आप उनके बारे में सोचोगे। ठीक है, ब्लैक हेड में ही आ जाता है। ब्लू हेड आपको बना दिया है, तो ब्लू हेड में यानी कि ये काम होगा कैसे, प्रोसेस कैसे होगी, आप इसके बारे में सोचोगे। ठीक है, ये ब्लू हो जाता है। एक येलो हेड हो गया, तो येलो हेड में इससे रिलेटेड क्या क्या इमोशंस हैं, आप उनके बारे में सोचोगे। एक ग्रीन हेड हो गया, तो ग्रीन हेड में इससे रिलेटेड क्या क्या मल्टीपल आइडियाज हो सकते हैं और क्या क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, आप उनके बारे में सोचोगे। तो इस तरीके से ये 6 हेड टेक्निक होती है। आप अलग अलग चीजों के बारे में सोचेंगे और फिर उस तरीके से बताएंगे। इसको कंपनीज में इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरीके से सोचो, फैक्ट सोचो, नेगेटिव पॉजिटिव इमोशन प्रोसेस आइडियाज सब बताओ। दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रिएटिविटी को इंड्यूस कर सकते हैं। क्रिएटिविटी को लोगों के अंदर क्रिएट करने का एक तरीका और है। देखिए, समाज को सही होना पड़ेगा। दिस इज नोन एज क्रिएटिव इकोनॉमिक सोसाइटी। ठीक है, तो बहुत फेमस साइको एनालिस्ट है अरीटी, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था कि हम समाज में क्रिएटिविटी को इंड्यूस करें, मतलब समाज को ऐसा आपको बनाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, वी शुड मेक सोसाइटी ओपन टू क्रिटिसिज्म। किसी ने कुछ बोल दिया तो क्रिटिसाइज नहीं करना है, ये समाज में चेंज लेके आना पड़ेगा। सरकार को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप देखो सिलिकॉन वैली है यूएस में, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। समाज में अंदर ये चीजें हैं कि भाई वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। कोई आपको क्रिटिसाइज, मतलब आप कुछ कहोगे तो हम आपको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आप बताइए अपने आइडियाज। ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो समाज के अंदर भी चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को जरा में क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दोगे तो वो आइडियाज आपको बताएंगे नहीं। बच्चों के अंदर ऐसा होता है, स्कूल्स के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा
क्लासरूम के अंदर टीचर कुछ पूछते हैं, बच्चा अगर गलत बोल दे तो बच्चे हंसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बच्चे का क्या होगा, अपने आप ही थोड़ा सा डाउन जाएगा उसका मोरल। ठीक है, ओके, तो दिस इज हाउ क्रिएटिविटी इज डन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट जो उसके अंदर लास्ट बचता है, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन थॉट एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी तक हमने क्रिएटिविटी देखी, थिंकिंग देखी, अब हम लैंग्वेज और थॉट के बारे में देखेंगे। अब देखिए, लैंग्वेज और थॉट को समझने के लिए ना टोटल तीन आर्गुमेंट होते हैं इसको लेकर। कुछ लोग बोलते हैं कि लैंग्वेज पहले आएगी, लैंग्वेज डिटरमाइन योर थॉट प्रोसेस। लैंग्वेज पहले आती है, लैंग्वेज से थॉट आते हैं। कुछ बोलते हैं कि भाई थॉट पहले आते हैं, उसके बाद लैंग्वेज आती है। और कुछ बोलते हैं कि भाई लैंग्वेज और थॉट जो होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि लैंग्वेज पहले आएगी, मतलब लैंग्वेज एज डिटर्मिनेंट ऑफ थॉट, ये होते हैं एक सपीर वोर्फ हाइपोथेसिस होती है। इसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। इनका कहना क्या है कि भाई लैंग्वेज पहले आती है, लैंग्वेज से आपके थॉट निकल के आते हैं। आप देखोगे यहाँ पर बेंजामिन ली वोल्फ हाइपोथेसिस। ठीक है, इन्होंने बताया था लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस का मतलब लैंग्वेज डिटरमाइन योर थॉट प्रोसेस। जिस तरीके की लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करोगे ना, उससे ही आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। जैसे आप देखो, इंडिया के अंदर हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं फॉर मदर्स ब्रदर, फादर्स एल्डर ब्रदर, फादर्स यंगर ब्रदर। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा ना, चाचा, मामा, अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है, मौसी। लेकिन आप यूएस में देखोगे तो वहां पर अंकल है और आंट है सबके लिए, जस्ट वन वर्ड, आइदर अंकल और आंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब हम सबके लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारी थॉट प्रोसेस भी अलग अलग होगी ना। ठीक है, वहां पर तो आपने अंकल बोल दिया, तो अंकल में तो बहुत लोग आ गए, अंकल में सारे सब लोग अंकल ही आ गए, तो उनकी थॉट प्रोसेस लिमिटेड होगी। लेकिन अगर आप मामा बोलोगे, चाचा बोलोगे, मौसा बोलोगे, तो अलग अलग थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आएंगे, उनके अलग अलग इमेज आपके माइंड में आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचोगे भी उनके बारे में अलग अलग। तो इस तरीके से लैंग्वेज डिटरमाइन करती है आपके थॉट प्रोसेस को। अब देखो, लैंग्वेज इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में लैंग्वेज के लिए इश्यूज भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब जैसे देखिए, साउथ में अगर हम जाएंगे तो वहां पे आंटी को अन्ना बोला जाता है, अम्मा। ठीक है, लेकिन आप ऊपर आओगे तो वहां पे आंटी ये बोला जाएगा। अब अम्मा देखिए, अम्मा एक ऐसा शब्द है जो काफी क्लोज है, काफी इमोशनल शब्द है, तो उनके लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। और ऊपर नॉर्थ में आओगे तो वहां पर आप आंटी बोलोगे तो फीलिंग निकल के नहीं आएगी। इस वजह से लैंग्वेज को लेकर इश्यूज होते हैं। तो लैंग्वेज से आपकी थॉट प्रोसेस निकल के आती है। ओके, ऐसे आप देखिए, इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर डजन्स ऑफ वर्ड फॉर कलर्स। ठीक है, कलर के लिए अलग शब्द होते हैं। ठीक है, विवग्योर हो गया। लेकिन कुछ ट्राइबल लैंग्वेज ऐसी होती हैं जहां पर सिर्फ एक या दो कलर होते हैं। तो ट्राइबल लैंग्वेज एक या दो कलर होंगे, तो कलर को लेकर की जो थॉट प्रोसेस होगी वो भी अलग होगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ द डिफरेंस इमर्जेस, दिस इज हाउ ये हमको बताया जाता है कि लैंग्वेज आपके थॉट प्रोसेस को डिटरमाइन करती है। काफी सारी और केस स्टडीज भी है इसके अंदर, लेकिन अभी आप इसको समझिए कि लैंग्वेज डिटरमाइन अवर थॉट। अब इसी के अपोजिट में एक और व्यू निकल के आता है कि भाई नहीं, जो थॉट होते हैं ना, दैट डिटरमाइन योर लैंग्वेज। पहले थॉट आते हैं, फिर आपकी लैंग्वेज निकल के आती है। इसको बताने के लिए हमारे पास आते हैं जीन पियाजे, बहुत इंपॉर्टेंट नेम होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर। ये बताते हैं कि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। तो उनका कहना है कि भाई नहीं, लैंग्वेज कुछ होता ही नहीं है, थॉट पहले आएंगे। ठीक है, ओके, तो लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज एक जरिया है जिससे आप कम्युनिकेट करते हो। जीन पियाजे बोलते हैं नहीं, लैंग्वेज एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, तो ये बताते हैं जीन पियाजे। ओके, a child observation of other behavior and imitation of the same behavior no doubt involve thinking but not language। वो जस्ट उसको एक्सप्रेस करता है। लैंग्वेज इज जस्ट वन ऑफ द व्हीकल ऑफ थिंकिंग। As actions become internalized, language may affect children's stage of symbols thinking, but is not necessary for the origin of the thought process। ठीक है, और लास्ट जो होता है वो होता है हमारा विगोटिस्का का कंसेप्ट, जो ये बोलते हैं कि भाई शुरुआत के 1 या 2 साल तक तो जो लैंग्वेज और थॉट होते हैं वो अलग अलग अपना काम करेंगे। तो ये बोलेंगे थॉट एंड लैंग्वेज डेवलप इन अ चाइल्ड सेपरेटली अंटिल अबाउट 2 years ऑफ एज। ठीक है, तो 2 साल तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो बिफोर 2 years, 2 साल से पहले क्या होता है कि भाई थॉट है आपके पास में और आपके पास में लैंग्वेज भी है, तो आप अपना अपना अलग काम कर रहे हो। बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इन दोनों को यूज कैसे करना है। लेकिन 2 साल के बाद में क्या होता है ना, जब बच्चों का डेवलपमेंट होगा तो थॉट और लैंग्वेज आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, ओके, ये किसका कहना होता है, ये हमारा विगोटिस्का का कहना होता है। ओके, ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहां पर थॉट इज यूज्ड विदाउट लैंग्वेज व्हेन द व्हीकल ऑफ थिंकिंग इज नॉन वर्बल। ये पहले की बात हो गई, सच एज विजुअल और मूवमेंट रिलेटेड। लैंग्वेज इज यूज्ड विदाउट थॉट व्हेन एक्सप्रेशन फीलिंग्स आर एक्सचेंजिंग प्लेजर। फॉर एग्जांपल
गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ठीक है। व्हेन द टू फंक्शंस ओवरलैप दे कैन बी यूज्ड टुगेदर टू प्रोड्यूस वर्बल थॉट एंड रैशनल स्पीच, ठीक है। तो ये रैशनल स्पीच को बताने के लिए, वर्बल थॉट को बताने के लिए आपको दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। आप देखा होगा बच्चे अपने अंदर ही अंदर बात भी करते हैं, उसको हम कहते हैं इनर स्पीच, ठीक है। शुरुआत में बच्चे क्या होते हैं, स्टार्टिंग में मनी मनी बात करते हैं, अभी भी एडल्ट में ही बात करते हैं, इनर स्पीच बोला जाता है उसको, ठीक है। तो इनर स्पीच अपने मन के अंदर अपने थॉट को बोल रहे हैं और फिर इनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये जो होती है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थिंकिंग, दे आर इंडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, ठीक है। ओके, देन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज यूज, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि लैंग्वेज का क्या यूज होता है, इसको आप रीड कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज का फॉर्मेशन होना। लैंग्वेज बहुत यूनिक भी है ह्यूमंस के लिए, जिस तरीके की लैंग्वेज ह्यूमंस यूज करते हैं वैसे कोई और यूज करता नहीं है, बहुत यूनिक फीचर है हमारे पास में, ठीक है। ओके, तो लैंग्वेज के अंदर सिंबल्स होंगे, इमेजेस होती है, ये हमने बात कर ली। इसके अंदर रूल्स होते हैं, डेफिनेटली ग्रामर होती है इसके अंदर, ठीक है। लैंग्वेज इज दैट यूज फॉर कम्युनिकेशन, अपने थॉट प्रोसेस को कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी इंटेंशन को बताने के लिए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ह्यूमन लैंग्वेज इज मोर कॉम्प्लेक्स, क्रिएटिव एंड स्पॉन्टेनियस, तो इट इज नॉट जस्ट लाइक एन एनिमल्स, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत यूनिक है। ग्रामर होती है हमारी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। अलग अलग साउंड होते हैं, वर्बल होती है, नॉन वर्बल होती है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होती है, फ्लेक्सिबल होती है। आप भविष्य के बारे में बातें कर सकते हो, पास्ट के बारे में बातें कर सकते हो, क्रिएटिव हो सकते हो, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। बच्चों में देख लिए किस तरीके से डेवलप होती है लैंग्वेज। सबसे पहले शुरू में बच्चे क्राई करते हैं स्टार्टिंग में, तो इनिशियल क्राइंग होती है, उसके बाद इस तरीके के साउंड निकल के आएंगे। जब करीब 6 साल की उनकी 6 महीने की उनकी एज हो जाती है, 6 मंथ ऑफ एज, देन इसको बोलते हैं बेबलिंग स्टेज, ठीक है। यहाँ पर बच्चा बेबल वाले साउंड जो होते हैं, दा आ, इस तरीके के साउंड निकलना शुरू कर देता है। 9 महीने की एज जब होगी, 9 महीने में एलेबरेट हो जाएंगे, यही साउंड बढ़ जाएंगे, ठीक है। जैसे दा 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 दा, इस तरीके से आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। जब उसकी पहला 1 साल पूरा होता है तो उसको एक शब्द, वन वर्ड स्टेज आती है। फिर 18 से 20 महीने की उम्र होगी, जब उसको 2 शब्द आ जाते हैं, 2 वर्ड स्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सेंड मनी या सेंड, ये पहला हो गया, ओके। ऐसे करके धीरे धीरे करके क्या होते हैं, बच्चे अपनी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है। फिर सेंटेंस बनाना सीखेंगे, कंप्लीट सेंटेंस, तो ग्रामर को और बेटर करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट होती है बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल, इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है। देखिए बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं इंडिया के अंदर। देखिए इसमें क्या है, एक हो गया बाइलिंगुअल, एक हो गया मल्टीलिंगुअल। इसका मतलब हो गया कि बाइलिंगुअल यानी कि 2 लैंग्वेज बोलना, मल्टीलिंगुअल यानी कि 2 से ज्यादा लैंग्वेज। इंडिया में आप देखोगे, इंडिया में हर एक बच्चा बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल होता है। अब बहुत सारी स्टडीज ये प्रूव कर चुकी हैं कि लैंग्वेज से हमारे थॉट प्रोसेस इंपैक्ट होती है। लैंग्वेज एक तरीके की मेंटल प्रोसेस है, और कुछ फीचर्स लैंग्वेज के हमारे इननेट भी होते हैं। मतलब कि हमारे माइंड के अंदर लैंग्वेज का एक अलग से ब्लॉक है, जो लैंग्वेज अगर बोलेंगे उससे वो ब्लॉक और ज्यादा इल्यूमिनेट होगा, हमारी थॉट प्रोसेस और ज्यादा बेटर बन जाएगी। तो इसका मतलब इंडिया में बच्चे बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल होते हैं। इंडिया में हर एक बच्चा बाइलिंगुअल तो है ही, ठीक है। हिंदी और एक लोकल लैंग्वेज तो आती है, या कोई और लैंग्वेज रीजनल उसकी है वो तो आती है उसको, और बहुत बच्चे मल्टीलिंगुअल भी हैं। तो हमारे बच्चे तो पहले से ही बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। मतलब इंडिया का जो बच्चा है, जन्म जब बच्चे का होगा, दे आर बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। तो बचपन में हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, दे आर वेरी ब्राइट। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि हमारी एजुकेशन, हमारा करिकुलम जो होता है ना, वो इतना परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस पर ध्यान देंगे, अगर हम अपनी एजुकेशन को और बेटर बनाएंगे ना, तो देखो हमारे पास तो एडवांटेज है। अब यूएस में आप देखो, यूएस के बच्चों के पास तो एक ही लैंग्वेज है, तो वहां के बच्चों के अंदर बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल है ही नहीं। यानी कि अब हमारे बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल है, तो मतलब हम लैंग्वेज को 2 बोलते हैं। तो 2 लैंग्वेज बोलने से होता क्या है ना कि आप फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, आपके ब्रेन की प्लास्टिसिटी और ज्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि आप लैंग्वेज में स्विच कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को सीख रहे हैं, तो ये और बेटर काम होता है, ठीक है। लेकिन यूएस में तो एक ही है, तो फ्लेक्सिबिलिटी प्लास्टिसिटी कम होगी, यहाँ पर थॉट प्रोसेस बनेगी लेकिन कम बनेगी। लेकिन वहां का एजुकेशन अच्छा है, तो वहां पर जो होता है ग्रो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब इसी में देखिए एक इंपॉर्टेंट डिबेट भी आती है कि आप लैंग्वेज को एक्वायर कैसे करते हो। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर, ह्यूमंस के अंदर लैंग्वेज आती कैसे है, तो उसको लेकर देखिए 2 डिबेट होती है हमारे पास में। कुछ लोग बोलते हैं नर्चर, यानी कि ये एनवायरमेंट से आती है पूरी की पूरी, और कुछ बोलते हैं कि इननेट पार्ट होता है, ठीक है, मतलब नेचर है। अब इसमें हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, एक है हमारे बीएफ स्किनर, ये बिहेवियरिस्ट होते हैं,
ये कहते हैं कि जितनी भी लैंग्वेज होती है ना उसको हम सीखते हैं फ्रॉम एनवायरनमेंट, मतलब हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, ये सब हमको सिखाएंगे लैंग्वेज, अंदर कुछ नहीं है। जिस तरीके से एनिमल सीखते हैं लैंग्वेज को, उसी तरीके से इंसान भी सीखेंगे लैंग्वेज को, ठीक है, एसोसिएट करके, इमिटेट करके, है ना, ये हमने किया भी था लर्निंग के अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हमने देखे थे, तो उस तरीके से हम लैंग्वेज को सीखते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक है, आप देखोगे नॉर्म चॉम्स्की, साइको लिंग्विस्टिक इनको बोलते हैं, ये बताते हैं कि नहीं नहीं, लैंग्वेज क्या है, इन्नेट प्रपोजिशन है। बच्चे के अंदर लैंग्वेज को सीखने का कुछ जो जरिया होता है ना, वो अंदर से ही होता है। आप देखोगे काफी सारी केस स्टडीज है जो बताती हैं कि अगर मान लीजिए एक ना क्रिटिकल पीरियड होता है बच्चों के डेवलपमेंट का, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। मतलब कि बच्चों को अगर हमने बचपन में लैंग्वेज सिखा दी ना, 6 7 8 9 साल पुबर्टी से पहले, तो वो लैंग्वेज सीख जाएगा। लेकिन लैंग्वेज को अगर हमने बाद में सिखाया ना उस बच्चे को, तो उसको सीखने में नहीं आएगा, बहुत दिक्कत आएगी। जैसे बचपन में आप देखना, अगर आप बच्चों को लैंग्वेज सिखाओ अलग अलग, वो सीख जाएंगे बहुत आसान तरीके से। लेकिन आप एडल्ट में जब लैंग्वेज सीखोगे ना, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आप क्रिटिकल पीरियड को पास कर चुके हो, ठीक है। तो प्री पोवर्टी 10 11 12 साल से पहले अगर बच्चों को लैंग्वेज सिखाया जाए तो वो बहुत अच्छे से सीखेंगे। ओके, दिस इज क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, है ना। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस होता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अब इसी में ही जो नॉर्म चॉम्स्की है वो ही बताते हैं कि आपको देखिए लैंग्वेज का कुछ पार्ट आपको सब जगह देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रामर। इसका मतलब इननेट कुछ ना कुछ है, सब जगह है, यूनिवर्सल है, ठीक है। तो इस तरीके से लैंग्वेज के बारे में दो ये होते हैं हमारे पास, जीन बिहेवियरिस्टिक के और नॉर्म चॉम्स्की के। इसको हम एडवांस क्लासेस के अंदर और पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज के यूज आप रीड कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। लैंग्वेज का यूज क्या होता है, आस्किंग, थिंकिंग, डिमांडिंग, इन सब जगह लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज डन। इसके अलावा मैंने आपको एक प्रॉब्लम जो दी थी वहां पर, आपको याद होगा, जो बकेट में आपको पानी भर के लेके आना था, आप इसको रीड करिएगा। देखिए, b-a-2c, अगर आप इससे उसको सॉल्व करेंगे ना, तो सारे सवाल आप कर पाएंगे। तो होता क्या है, आपने ये रूल निकाल दिया, अब सब लोग इसी रूल को फॉलो करेंगे। लेकिन आप देखना 7th प्रॉब्लम जो है ना, उसका एक डायरेक्ट सॉल्यूशन भी है, जस्ट पुलिंग द वाटर फ्रॉम ए टू सी। लेकिन हमने ये कर लिया, इससे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, तो लोगों के अंदर मेंटल सेट हो गया और वही उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि हम उसका एक सॉल्यूशन भी निकाल के लेके आ सकते हैं, जब हम 7 प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जस्ट पुलिंग वाटर फ्रॉम ए टू सी आप करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, आपको समझ में नहीं आता है, देन जस्ट ड्रॉप मी a comment in comment section. I will explain this further with our next video. This is the experiment conducted by Luchins. ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। ये सारे टॉपिक्स को और आप एडवांस लेवल पर या विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज, एक्सपेरिमेंट समझना चाहते हैं, तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th of May ऑनवर्ड्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।